हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रूसो को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो रूसो को पढ़ने से पहले उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में एक बार या उनकी डेथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो रूसो का जन्म जो है जेनेवा में होता है 1712 में, और इनकी डेथ जो होती है 1778 में होती है। तो ये चीजें अगर आपको याद करनी है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे देखते हैं रूसो के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, रूसो के बारे में देखते हैं। यहाँ पर रूसो का सामान्य परिचय यानी जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं रूसो के बारे में। तो रूसो को आधुनिक युग का एक अत्यंत प्रभावशाली फ्रांसीसी दार्शनिक माना जाता है। यह कह ले कि रूसो जो है आधुनिक युग का या मॉडर्न एज का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रांस का दार्शनिक है। ठीक है, रूसो इज अ हाईली ब्रिलियंट फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न एज। नेक्स्ट देखते हैं, वह जेनेवा के शहर में पैदा हुआ, या इसका जन्म कहां पे होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए 1750 में उसके जीवन में, रूसो के जीवन में एक मोड़ आया जिसने उसे क्या बना दिया, रातों रात महान व्यक्ति बना दिया। ठीक है, अब देखिए 1750 में होता क्या है कि डिजोन की अकादमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें रूसो क्या करता है, भाग लेता है। और रूसो उसमें यह बताता है कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव समाज को भ्रष्ट कर दिया है। इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस होता है इस डिबेट में, इस निबंध प्रतियोगिता में, जिससे रूसो को पुरस्कार वगैरह मिलता है, रूसो को इनाम भी मिलता है। इनाम मिलने के साथ साथ रूसो की क्या होती है, रूसो के जीवन में एक रातों रात कह सकते हैं कि महान परिवर्तन आ जाता है, या कह ले रूसो क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। He was born in Geneva in 1750. There was a turning point in his life which made him a great man overnight. ठीक है, अब देखते हैं क्या टर्निंग पॉइंट रहा उसकी लाइफ में। दीजो की अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है, दीजो की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जिसका विषय क्या था कि क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित कर दिया है या परिष्कृत कर दिया है। तो ये डिजोन की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी जिसका विषय बता दिया कि क्या विज्ञान और कला ने मानव की नैतिक प्रगति को दूषित किया है या मानव के नैतिक आदर्शों को दूषित किया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल पारितोषिक, पारितोषिक का मतलब होता है इनाम, न केवल इनाम या पुरस्कार प्राप्त किया, बल्कि इससे साहित्य जगत में भी उसकी क्या हुई, ख्याति फैल गई, या कह लें कि वो लिटरेचर साहित्य में क्या होता है, लिटरेरी वर्ल्ड में उसकी बहुत ज्यादा फेमस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ख्याति बढ़ जाती है। ठीक है, द अकेडमी ऑफ डिजोन ऑर्गेनाइज एन एस्से कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। तो ये क्या है, ये अकादमी, जो अकेडमी है डिजोन की, उसके द्वारा एक कंपटीशन रखा जाता है। ठीक है, एस्से का कंपटीशन होता है और उसका टॉपिक रखा जाता है, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। ठीक है, फिर इसी में क्या होता है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन हिज कंपटीशन, इन दिस कंपटीशन रूसो not only won the prize but it also spread his fame in the literary world। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रूसो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करके उसे केवल इनाम नहीं मिलता, बल्कि इनाम के साथ साथ वह उसकी ऐसी ख्याति बढ़ जाती है विश्व में, जिससे कि उसको एक बड़ा या महान थिंकर के रूप में जाना जाने लगा। आगे देखते हैं, अब देखिए रूसो का यह निबंध उसकी चर्चित कृति जो है डिस्कोर्स ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स, जो 1750 में लिखी गई। आपको बहुत सारे कोचिंग की नोट्स में बहुत सारी जगह पे आपको 1749 देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, गलत है। रूसो का यह निबंध उसकी चर्चित कृति, उसकी फेमस बुक जो है डिस्कोर्स ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स के रूप में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके अंतर्गत यानी कि इस पुस्तक के अंतर्गत रूसो ने यह मान्यता रखी है कि वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप साधारणतः
सारा समाज नैतिक दृष्टि से क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। यानी कि रूसो ने यह बताया अपनी पुस्तक में डिस्कोर्स ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स में, रूसो ने यह बताया कि वैज्ञानिक प्रगति और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, सारा समाज जो है, पूरा समाज जो है नैतिक दृष्टि से क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, यह पूरे समाज का पतन हो चुका है। अब आसान भाषा में समझे तो रूसो के अनुसार समाज में नैतिक पतन का कारण क्या है, विज्ञान और साहित्य है, या कहने विज्ञान और कला के कारण ही सारा समाज क्या हुआ है, भ्रष्ट हुआ है। This essay of Rousseau has been published in the form of his famous work Discourse on the Science and Arts 1750 में ये लिखी गई, तो ये ईयर वाइज याद रखेंगे। In this Rousseau has held the view that as a result of scientific and literary activities the whole society in general has become morally corrupt। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। फिर आगे रूसो कहता है कि जो ये विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है, नागरिक समाज को भ्रष्ट बना दिया है, तो रूसो आगे कहता है कि यदि मनुष्य को अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए या उसे प्रकृति की तरफ लौट जाना चाहिए, प्रकृति की तरफ लौट जाना चाहिए। ठीक है, प्रकृति की तरफ लौट जाने का मतलब यहां पर रूसो का यह नहीं है कि दोबारा से हम प्राकृतिक अवस्था में चले जाएं, नहीं, बल्कि प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है, रूसो कहना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने नैतिक सद्गुणों को, जो उसकी परोपकार की भावना है, जो उसकी प्रेम की भावना है, उसे प्राप्त कर ले, क्योंकि यही नैतिकता, यही सदाचार, यही उसकी परोपकार की भावना कहाँ पे विद्यमान थी, मनुष्य के अंदर प्राकृतिक अवस्था में यही पाई जाती थी। तो रूसो कह रहा है कि इसी प्राकृतिक अवस्था की जो भावनाएं हैं, इसको प्राप्त करना मनुष्य का क्या है, उद्देश्य है। तो ये चीजें रूसो कह रहा है कि अगर हमें अपना सरल जीवन करना है, सुखी जीवन करना है, तो हमें कहाँ लौटना पड़ेगा, प्राकृतिक अवस्था में लौटना पड़ेगा। प्राकृतिक अवस्था का तात्पर्य यहां पर अगर बात करें तो परोपकार की भावना से है, ठीक है, नैतिकता की भावना से है, जो कि ये सारी चीजें जो है रूसो के जो भोला भाला मनुष्य है, जो नोबेल सॉवेज है, उसके विचारों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। इस निबंध में एक स्थान पर रूसो लिखता है कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो। ठीक है, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। अब देखो, रूसो कह रहा है कि हमें अज्ञान दे दो, हमें भोलापन दे दो, हमें निर्धनता दे दो, क्योंकि इन्हीं तीनों के कारण हम क्या बन सकते हैं, सुखी बन सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन में तर्क आएगा, जैसे जैसे हम बुद्धिमान होंगे, जैसे जैसे हमारी संपत्ति का विकास होगा, वैसे वैसे हम पतन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। रूसो ने यही कहा है कि बुद्धि, तर्क, विवेक, है ना, संपत्ति, इन सब ने क्या किया है, व्यक्ति को एक तार्किक प्राणी बना दिया है, जो कि मनुष्य ने क्या किया, तर्क के कारण या संपत्ति के कारण या ज्ञान के कारण व्यक्ति के अंदर अहम की भावना आ गई, या व्यक्ति के अंदर तेरे मेरे की भावना आ गई, जिससे व्यक्ति क्या कर रहा है, जिससे व्यक्ति जो प्राकृतिक अवस्था में जो उसके पास स्वतंत्रता थी, जो उसका जीवन था, वो अब वर्तमान समय में उसका जीवन वैसा नहीं रह गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब संपत्ति का विकास हो चुका है, अब तर्क का विकास हो चुका है ना, अब व्यक्ति के अंदर विवेक आ चुका है। तो इन कारणों से व्यक्ति क्या हो चुका है, इन कारणों से व्यक्ति जो है एक असभ्य ये कह लें, या फिर एक कह लें कि इगोइस्टिक पर्सन बन चुका है, या कह लें एक अहमवादी व्यक्ति बन चुका है। If man wants to achieve a simple, happy and virtuous life, he must adopt a natural life. ठीक है, at a one's place is in this essay Rousseau writes that give us ignorance, innocence and property again. Only they can make us happy. ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें इनोसेंस दे दो, हमें इग्नोरेंस दे दो, और हमें पावर्टी दे दो, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि हमें पावर्टी दे दो। क्योंकि जब हमारे पास संपत्ति नहीं थी, जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, जब हमारे पास तर्क और विवेक नहीं था, तब हम सुखी थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास तर्क, विवेक, ज्ञान, संपत्ति ये सब आती गई, हमारे अंदर अहम की भावना बढ़ गई, हमारे अंदर तेरे मेरे की भावना बढ़ गई,
जिससे समाज में क्या हो रहा है, विखंडन पैदा हो रहा है, जिससे कि समाज जो है नैतिक रूप से पथभ्रष्ट हो रहा है, या कह ले कि समाज का नैतिक रूप से पतन हो रहा है। ठीक है, आगे चलकर फिर अपनी एक फेमस बुक, इसने अपनी एक फेमस कृति में डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी, जो 1755 में लिखा है, इसको संक्षेप में डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी बोलते हैं। इसको डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। के अंतर्गत रूसो ने क्या दिया, रूसो ने तर्क दिया कि मनुष्य शुरू शुरू में पशुओं की तरह प्राकृतिक दशा में अकेले अकेले शांतिपूर्वक रहते थे। तो रूसो कह रहा है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी में रूसो कह रहा है कि स्टार्टिंग में मनुष्य शुरू शुरू में या मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में कैसे रहते थे, तो मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पशुओं की तरह रहते थे। ठीक है, जैसे पशु एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं उनको, जंगल में क्योंकि किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं किसी की, तो कोई भी पशु कहीं भी जा सकता है, किसी भी वृक्ष पर बैठ सकता है, कहीं भी कोई पक्षी उड़ सकता है। लेकिन अब यहां पर रूसो कह रहा है जैसे जैसे संपत्ति का विकास होता है तो मनुष्य की स्वतंत्रता क्या होती है, मनुष्य की स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। संपत्ति के विकास के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त होने लग जाती है। और इसी संपत्ति के विकास के कारण समाज में असमानता का भी उदय होता है, असमानता का भी उदय होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे रहता था, मनुष्य एक जंगली पशु की तरह रहता था। जैसे जंगली पशु कैसे होते हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, कोई रोक टोक नहीं, किसी भी वृक्ष पर बैठ रहे हैं, किसी भी जगह पर सो रहे हैं। लेकिन संपत्ति अगर आ जाएगी, आप बताओ ये मेरा प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो, ठीक है, ए नाम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बी नाम की प्रॉपर्टी है ना, तो ए नाम की प्रॉपर्टी मेरी है, तो यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है ये, है ना। तो अब ऐसे जब लोगों के अंदर धीरे धीरे विवेक आया, धीरे धीरे तर्क आया, जैसे संपत्ति का विकास हुआ, जैसे जैसे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया, है ना। जब लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना ली तो अब इसमें क्या हो गया, बाउंडेशन बन गया कि एक दूसरे के प्रॉपर्टी में अब कोई नहीं जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक अवस्था वाली स्वतंत्रता थी वो क्या हो चुकी है, अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ए की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बी की, यहाँ सी की, यहाँ डी की, है ना, यहाँ पर ई एफ, ऐसे करके सभी लोगों की क्या है, प्रॉपर्टी बन गई। अब ए की प्रॉपर्टी में डी नहीं जा सकता, बी की प्रॉपर्टी में ए नहीं जा सकता। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ये सारी चीजें नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में न तो कोई प्रॉपर्टी थी न तो कुछ था, यानी कि ए कहीं भी घूम सकता है, बी कहीं भी घूम सकता है, कोई रोक टोक नहीं था, है ना। लेकिन आधुनिक युग आने से विज्ञान और कला के विकास ने, संपत्ति के विकास ने, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास ने, तर्क के विकास ने मनुष्य की स्वतंत्रता को, जो वास्तविक स्वतंत्रता थी उसकी, जो प्राकृतिक अवस्था में उसकी स्वतंत्रता मिली हुई थी, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी घूमने की, शांतिपूर्वक रहने की, तो संपत्ति के विकास ने क्या किया, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हॉब्स का लॉक, रूसो का मूल उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता की प्राप्ति है ना। रूसो कह रहा है कि हमें प्राकृतिक स्वतंत्रता दोबारा से वही मिल जाए, चाहे आप हमें उसके लिए अज्ञानी बना दो, चाहे उसके लिए हमें गरीबी दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन हमें उस प्राकृतिक अवस्था में वापस ला दो। इसीलिए रूसो कहता है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, जब जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसके बाद उसे जंजीरों में क्या कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। जंजीरों में जकड़ने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जब मनुष्य जन्म लिया, है ना, मनुष्य ने जब जन्म लिया, जन्म लेने का मतलब है यहाँ पर, ये देखो, जो ये विचारक होते हैं, ये फिलोसोफर होते हैं, इनकी फिलोसफी को आपको समझना पड़ेगा। जो एज इट इज ये कह रहे हैं वो सत्य नहीं, बल्कि उसके विचारों को थोड़ा सा घुमा कर समझना पड़ेगा। रूसो कहता है कि मनुष्य जन्म से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जन्म से कहने का मतलब कि रूसो कह रहा है कि मनुष्य जन्म जो प्राकृतिक अवस्था में था तब क्या था, स्वतंत्र था, लेकिन जब मनुष्य जन्म लिया तो स्वतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर बेड़ियों में क्या होता है, जकड़ जाता है। बेड़ियों में जकड़ने का मतलब है, रूसो कह रहा है, जैसे तर्क का विकास हुआ, जैसे संपत्ति का विकास हुआ, है ना, जैसे ज्ञान का विकास हुआ, जैसे विज्ञान का विकास हुआ, जैसे कला का विकास हुआ, इन सब के विकास के कारण मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी
वो समाप्त हो गई। अब मनुष्य कहाँ बंध गया है? बेड़ियों में जकड़ उठा है, जंजीरों में बंध गया है। तो ये सेंस आपको समझना है। फिलोसोफर जो एज इट इज लिखते हैं उसका सेंस क्या होता है, आपको थोड़े से अलग वे में ले जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Later in this famous work, Discourse on the Origin and Foundation of Inequality, 1755, Rousseau argued that humans initially lived alone, ठीक है, peacefully in a state of nature. Humans कैसे रहते थे पहले? अलोन थे। कब? स्टेट ऑफ नेचर में। लाइक अ एनिमल, एनिमल की तरह। जैसे एनिमल क्या करते हैं? अपना खाए पिए मस्त रहते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं। उनको जब भूख लगती तभी वो आगे बढ़ते हैं खाने के लिए अपने। आगे देखिए, फिर आगे रूसो कहता है कि समाज के निर्माण के साथ ही व्यक्ति के अंदर क्या आई? व्यक्ति में हैसियत का विकास हुआ, संपदा का विकास हुआ, शक्ति की विषमताएं पैदा हुई, है ना, कोई अमीर हुआ, कोई गरीब हुआ। तो समाज का निर्माण जैसे होता है, समाज के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? हैसियत लोगों की बदल जाती है, यानी कि कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, जिससे कि समाज में क्या पैदा होती है? फिर विषमता पैदा होती है। रूसो के अनुसार समाज में विषमता का मूल कारण क्या है? निजी संपत्ति है। ठीक है, अगर रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में तो कोई निजी संपत्ति नहीं थी, क्योंकि लोग जंगली जीवन जीते थे और भोले भाले पशु की तरह थे, लेकिन विज्ञान और तर्क के कारण, कृषि अर्थव्यवस्था के कारण लोगों ने क्या किया? निजी संपत्ति का विकास कर लिया। एक लोग यहां पर गया और इतनी जमीन को घेर लिया, है ना, बाड़ा बना दिया यहां पर, और बोला कि ये क्या है? ए नामक जमीन, ए नामक घेरा क्या है? मेरा है। अच्छा, जब बी वाला आदमी देखा, बोला भाई अरे ए वाले ने तो इतना जमीन बना लिया यहाँ पर और कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। फिर बी वाला भी कहेगा अच्छा, फिर मैं भी लो यहाँ पे इतनी जमीन बना लेता हूँ, अब मैं भी कह देता हूँ यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया? जब ऐसे ऐसे जमीनें लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, तो लोगों की स्वतंत्रता वास्तविक रूप में क्या होने लगी? बाधित होने लगी, क्योंकि अब एक दूसरे की जमीन में कोई भी नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि विषमता अब कैसे उत्पन्न हो रही है? किसी के पास ज्यादा जमीन है, तो ज्यादा कृषि अर्थव्यवस्था उगाएगा वो, है ना, जिन्होंने कम जमीन को घेरा उनके पास कम प्रॉपर्टी होगी। तो संपत्ति या निजी संपत्ति का उदय के कारण ही समाज में, रूसो कह रहा है, विषमता का कारण बनता है, या विषमता आने का कारण क्या है? निजी संपत्ति का उदय है। चलिए, इस तरह राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं रूसो के समझ चिंतन का विषय बन गई। अभी हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इंट्रो के आगे जो चीज देखिए, यहां पर जो चीजें बोल्ड करके लिखी गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। With the formation of society, inequalities of status, wealth and power arose in it. According to Rousseau, the root cause of inequality in society is the emergence of private property. ठीक है, तो inequality का कारण क्या है? कि emergence हो रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। In this way, political and social problems became the subject of Rousseau's entire thinking. तो आगे देखते हैं रूसो अब क्या कहता है। अब देखते हैं रूसो का जो 2 जुलाई 1779 को इसकी 66 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रूसो के विचारों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विचार पाया जाता है, या कह दें कि रूसो के विचारों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का विचार पाया जाता है। दोनों बातें क्या सही है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, दोनों बातें एक हैं। तो रूसो ने क्या किया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र दोनों का विरोध किया है। इसी संदर्भ में रूसो ने बोला कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, है ना, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। प्रतिनिधि चुनने के कारण वो क्या होते हैं? केवल एक बार 5 वर्षों में स्वतंत्र होते हैं, है ना। इसीलिए रूसो ने कहा कि जो सामान्य इच्छा है या जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व को किसी को ट्रांसफर नहीं किया सकता, या सामान्य इच्छा को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रूसो ने कहा कि व्यक्ति अपना शासन जो है स्वयं चलाएंगे। ठीक है, किसी के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसने समर्थन कर दिया। जो चीजें आपको ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार जो है समानता की संकल्पना को स्थान दिया है। यानी रूसो पहला ऐसा विचारक है
जिसने बताया कि समानता को बहुत ज्यादा महत्व दिया। इसने बताया समानता अगर लानी है हमें समाज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, निजी संपत्ति को समाप्त करना पड़ेगा। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई है ना, फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में क्या नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता का नारा और बंधुत्व का नारा। ठीक है, 3 नारे दिए गए थे। तो समानता का ये सबसे बड़ा समर्थक है रूसो। तो रूसो के विचारों से फ्रांसीसी क्रांति क्या है, प्रभावित है। लॉक के विचारों से भी फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित है और रूसो के विचारों से। लॉक के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से प्रभावित है तो वहीं पर रूसो के समानता संबंधी विचारों से जो है फ्रांस की क्रांति प्रभावित है। इसीलिए रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। एडमंड बर्क ने रूसो को क्या बोला है, राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है ना। देखो ये सब स्टेटमेंट देखने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता है। बस आप लोगों की थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए कि इस नोट्स में सर ने बहुत अच्छी चीजें ऐड की है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया और इसका बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है ना। आप लोगों की थोड़ी सी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इन कुछ चीजों को ऐसे ऐड किया जाता है जिससे आपको लगे हाँ यार ये बहुत अच्छा है ना। चलिए आगे देखते हैं। रूसो डाइड ऑन 2 जुलाई 1779 एट द एज ऑफ 66। रूसो सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या कह लें नॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रूसो introduced the concept of equality for the first time in the political science। तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। रूसो इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 स्लोगन थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिए गए थे। एडमंड बर्ग कॉल्ड द रूसो द मैड सोक्रेटिस ऑफ द नेशनल असेंबली। तो ये चीजें अगर आपको याद करनी है तो याद कर लीजिए। बाकी जो चीजें बोल्ड में लिखी गई हैं, रेड करके लिखी गई हैं, उनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर इवान इलिच एक ऐसा थिंकर है जिसने बताया कि हॉब्स के रूसो के बारे में। इवान इलिच ने लिखा है कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति की खोज कर पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि रूसो ने। तो ये इवान इलिच का क्या है स्टेटमेंट है, ये आपको DSSB के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रूसो एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता है, शिक्षा शास्त्री भी है, आदर्शवादी भी है, मानवतावादी भी है और इसके विचारों में आपको समुदायवाद भी देखने को मिलेगा, समुदायवादी भी है। ठीक है, और युग निर्माता का इतिहासकार या साहित्यकार भी इसे माना जाता है। इवान इलिच हैज रिटन दैट द इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन इनटू द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज who despite so many half truths has had a such profound impact on mankind as a Rousseau. Rousseau was a famous philosopher and a revolutionary thinker and an educationalist, an idealist, a humanist and a writer who created his era। इसको हम कम्युनिटेरियनिज्म से भी जोड़ते हैं। कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है, समुदायवाद से भी इसको जोड़ा जाता है। रूसो के विचारों को आगे हम देखेंगे समुदायवाद में, जब पढ़ेंगे तो आगे और पढ़ेंगे चीजों को। अब देखिए रूसो की कुछ बुक्स हैं या कुछ एसेज हैं, इनके बारे में एक करके यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ये फिट क्यों नहीं होता, चलिए इसका पहला बुक देखते हैं। फर्स्ट बुक इसकी है अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, जो 1750 में लिखी गई है। कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव पर एक निबंध लिखा गया है। और इस पुस्तक में इसने क्या लिखा है, इस निबंध में कला व विज्ञान के विकास को
सभ्यता के ह्रास या सभ्यता के पतन, नैतिकता के विनाश, चरित्र के पतन का कारण बताया गया। इस पुस्तक में या इस निबंध में, है ना, नैतिकता के पतन का कारण बताया है, चरित्र के पतन का कारण किसको बताया है, या सभ्यता के पतन का कारण जो है कला और विज्ञान को रूसो ने बताया है इसी पुस्तक में। ठीक है, तो सभ्यता का पतन, नैतिकता का पतन, ये चरित्र के विनाश का पतन, इन सब के पतन का कारण क्या है, कला और विज्ञान। ठीक है, साइंस एंड आर्ट्स को इसने बताया कि मनुष्य की नैतिकता, जो मनुष्य की सभ्यताएं हैं, जो उसकी संस्कृतियां हैं, मनुष्य के चरित्र हैं, इन सबको पतन करने में, इन सबको समाप्त करने में कला और विज्ञान का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा योगदान है। संक्षेप में इसकी बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन अ आर्ट एंड साइंस। देखिए यह निबंध जो है अकेडमी ऑन डिजोन द्वारा, एकेडमी ऑफ डिजोन के द्वारा क्या किया गया, इस निबंध को पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी कि अ डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस जो इसने निबंध लिखा, इस निबंध को किसने पुरस्कृत किया, किसने इसको पुरस्कार दिया, तो अकेडमी ऑफ डिजोन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अब इसकी दूसरी पुस्तक देखते हैं, अगली पुस्तक डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जो 1755 के अंदर लिखी गई। फिर अगली बुक है इसकी डिस्कोर्स ऑन कैपिटल इकोनॉमी, ये भी 1755 में लिखी गई। फिर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सामाजिक समझौते संदर्भित है, इसमें रूसो का राजदर्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी रूसो के राजनीतिक विचार आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फिर अगली बुक है द कन्फेशन, जो रूसो की क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, रूसो की क्या है, ये आत्मकथा है, या रूसो की ऑटोबायोग्राफी है। फिर नेक्स्ट है इसकी बुक रेवरीज ऑफ अ सोलिटरी वॉकर। फिर इसकी अगली बुक है कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, 1772 में लिखी गई। तो ये बुक आप याद रखेंगे, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे डिस्कोर्स ऑन द, पहली वाली बुक इंपॉर्टेंट है ये वाली, और ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कन्फेशन, कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से रूसो की आत्मकथा कौन सी है, तो कन्फेशन जो है वो रूसो की आत्मकथा है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसकी कुछ और बुक्स हैं, जैसे एमाइल है। एमाइल के बारे में देखते हैं, एमाइल में इसने क्या क्या बोला है। एमाइल भी इसकी इंपॉर्टेंट बुक है ना। एमाइल के बारे में हमने कुछ फैक्चुअल डेटा, कुछ कॉन्सेप्चुअल डेटा इकट्ठा किया है कि अब देखिए रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल जो लिखी, इसमें एमिल के माध्यम से शिक्षा पर अपने विचारों को रचनात्मक रूप से क्या किया, इसने डेवलप किया है या विकसित किया है। अब देखिए पुस्तक एमिल नाम के एक लड़के हैं, इस पुस्तक में एमिल नाम का क्या है, एक लड़का है, और एक लड़की जो है वो सोफी है। ठीक है, सोफी और एमिल नाम के लड़के और लड़के की क्या है, इसमें काल्पनिक कहानी बताई जाती है, और एक नैतिक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के उद्देश्य से उनको किस तरह से शिक्षा जो है रूसो देने की बात करता है। ठीक है, यानी जो इसकी एमाइल पुस्तक है उसमें एमिल नाम का एक लड़का है और एक सोफी नाम की लड़की है, इन दोनों की एक रूसो ने काल्पनिक कहानी बताई है और बताया है कि उनको किस तरीके से एक नैतिक शिक्षा दिया जाए जिससे कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, है ना। तो शिक्षा के माध्यम से ये क्या कर रहा है कि नैतिकता का विकास करना चाहता है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता है। यह पुस्तक जो है शिक्षा पर लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूसो ने शिक्षा पर एमिल पुस्तक लिखी जिसमें बताया गया था कि वह एक काल्पनिक लड़के एमिल और सोफी लड़के को कैसे शिक्षित करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप बहुत ज्यादा रटने का प्रयास न करें। आपको इसमें बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजों को आप जानते होंगे। लगभग आप, मैं मान के चलता हूं कि आप 80% चीजों को जानते हैं इसमें से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रूसो ने एमिल पुस्तक के प्रारूप में मानव या मनुष्यों के चरणों को 4 चरणों में क्या किया है, डिवाइड किया है। यह DSSB के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि रूसो ने एमिल नामक पुस्तक में, जो शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक है, इसमें मनुष्य के कितने चरणों को डिवाइड किया है, 4 चरणों को। इसमें बताया कि 0 से 5 वर्ष तक मनुष्य को शारीरिक और भावनात्मक विकास की शिक्षा देनी चाहिए। फिर इसने दूसरे चरण बताया कि जो 5 से 12 वर्ष तक है, शारीरिक विकास के व्यायाम पर बल दिया कि इसको शारीरिक शिक्षा दो और इसके व्यायाम के संबंधित जो चीजें होती हैं उस तरीके की शिक्षाएं दी जाए। तीसरे चरण में कहता है 12 से 15 वर्ष का जो समय है, इसमें प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा की बात कर रहा है, गणित की
ज्योतिष की और वाणिज्य की शिक्षा की बात रूसो करता है। फिर चौथे चरण में ये 15 से 20 वर्ष को मानता है कि मनुष्य का चौथा चरण 15 से 20 वर्ष में शुरू हो जाता है, जिसमें मनुष्य को नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि देखो, रूसो मनुष्य को अलग अलग चरणों में डिवाइड करता है, और रूसो कह रहा है इस चरणों के डिवीजन से क्या होगा, उनको अलग अलग तरीके की शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी। और सबसे अंतिम चरण में उसने नैतिक शिक्षा पर यानी इथिकल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया है। रूसो के शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक नैतिकपूर्ण समाज बनाना, एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। इससे प्रगतिवादी समाज या प्रगतिवादी उपागम का उदय भी होगा। इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही क्या हो सकता है? शिक्षा के द्वारा हो सकता है। निर्वासित प्रकृति का मतलब है कि मनुष्य जो है दोबारा से प्राकृतिक अवस्था या दोबारा से स्वतंत्रता अपना प्राप्त कर सकता है, तो वो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी एमाइल में बताया गया कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही उसे एजुकेशन देना चाहिए, है ना। जैसे उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दो। रूसो ने धार्मिक शिक्षा का क्या किया है? विरोध किया है। ये भी नेट के पेपर में आ सकता है, कभी आ जाए कि रूसो ने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया है तो गलत हो जाएगा। रूसो ने क्या किया है? धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है, तथा इसी पुस्तक एमाइल में प्रकृति की ओर लौटो का क्या किया है? इसने नारा दिया है। यह भी पूछ सकता है कि रूसो ने अपनी किस पुस्तक में प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है बीपीएससी के पेपर में, जो TRE 3 TRE 4 के बच्चे तैयारी करते हैं, वहां के एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। फिर इस ग्रंथ की रचना के कारण रूसो को प्रगतिवादी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ जो बोल्ड करके लिखा गया है उनको आप विशेष ध्यान रखेंगे, रेड एंड हाईलाइट को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। फिर वही चीजें इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि इमाइल क्या है? एजुकेशन पर लिखी गई बुक है ये। और इसमें आपने देखा कि इमाइल क्या है? एक बॉय है और दूसरा सोफी गर्ल है। उसके बारे में बताया गया कैसे उनको एजुकेशन के द्वारा उनके अंदर इथिकल मोरल्स को डेवलप किया सकता है। और ये बुक जो है एजुकेशन पर लिखी गई है। फिर रूसो ने बताया कि मानव के कितने या ह्यूमन बींग्स के जो है 4 स्टेजेस के बारे में डेवलप किया अपनी एमाइल बुक में। उसने बताया फर्स्ट स्टेज जो है 0 से 5 वर्ष तक, जिसमें फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। फिर सेकंड स्टेज जो है 5 से 12 वर्ष तक है, फिजिकल डेवलपमेंट और इसके साइज पर फोकस किया जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में भी 12 से 15 ईयर बताया इसने, एजुकेशनल ऑफ नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी एंड कॉमर्स के ऊपर इन्होंने बल दिया कि ये सारी शिक्षाएं जो है 12 से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दी जानी चाहिए। फिर इसने बताया कि फोर्थ स्टेज में एम्फेसाइजेस ऑन द मोरल एजुकेशन या एथिकल एजुकेशन पर फोकस किया है। उसका एम क्या था? द एम ऑफ एजुकेशन इज द एमर्ज ऑफ द मैंस एक्साइल नेचर। ठीक है। According to this book, every child should be educated according to his nature. In this, Rousseau has opposed religious education, and in this book he has given the slogan return to the nature. इसी बुक में इसने क्या दिया है? रिटर्न टू द नेचर का स्लोगन दिया है। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ दिस बुक, रूसो इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और समय को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब देखते हैं कि रूसो के अनुसार मानव कैसा है। रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है। ठीक है। अब रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव देखते हैं कैसा है। रूसो मनुष्य को स्वभाव से कैसा मानता है? भोला भाला, अच्छा मानता है, सुखी मानता है, सीधा साधा मानता है, चिंता रहित मानता है, शांति प्रेमी मानता है, निष्पाप, निर्दोष और एकांत प्रिय मानता है। यानी रूसो का मनुष्य कैसा है? शांति है, शांति प्रिय है और भोला भाला है, या कह लें एक शब्दों में नोबल सावेज की तरह है। ठीक है, नोबल सावेज की तरह है। मनुष्य जो है नैतिकता के विचारों से रहित है और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी है। रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के नैतिकता के विचारों से रहित है मनुष्य। रूसो का मनुष्य कैसा है? नैतिकता के विचारों से रहित है, यानी कि उसके विचारों में नैतिकता की कोई भावना नहीं है। और सहज भावना से काम करने वाला क्या है? वो बुद्धिहीन प्राणी है, यानी कि वो आसानी से
या प्रेम की भावना से काम करता है। जैसे एक जंगली जानवर के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती, वो अपनी भावना के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को करता रहता है, ठीक है। उसी तरीके से रूसो का भी मनुष्य कैसा है, नैतिकता के विचार इसके अंदर नहीं है। रूसो कह रहा है कि नैतिकता के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कला के माध्यम से ही जो है संपत्ति का उदय होता है, और इन्हीं संपत्ति के कारण क्या होता है, समाज में विषमता आती है या समाज में समानता समाप्त हो जाती है। समानता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। नोट करके है, रूसो के शब्दों में मनुष्य क्या है, एक आदर्श बर्बर है, ठीक है, एक आदर्श बर्बर था। रूसो कंसीडर्स मैन टू बी इनोसेंट, गुड, हैप्पी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वरी फ्री, पीस लविंग, सिनलेस है, ब्लेमलेस है, एंड सॉलिट्यूड लविंग बाय नेचर। मैन इज एन अनइंटेलिजेंट क्रिएचर डिवाइड ऑफ द मोरल आइडियाज एंड द वर्क्स ऑन इंस्टिंक्ट्स। नोट करके है, इन रूसोज वर्ड्स मैन वाज एन आइडल बारबेरियन, ठीक है। आइडल बारबेरियन को आप एक शब्द और ऐड कर सकते हैं, नोबल सॉवेज। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा नोबल सावेज का, ठीक है। ये नीचे NOBEL SAVAGE, नोबल सावेज, ठीक है। चलिए, नोबल सावेज का मतलब एक भद्र पशु। अर्थात रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, आदर्श बर्बर या भद्र पशु शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, आदर्श बर्बर या भद्र पशु की तरह शब्द का यूज किया है। यह व्यक्ति भद्र पशु इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति क्या था, प्रेम है, और दूसरों के प्रति क्या है, सहानुभूति है। इसीलिए रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को क्या बोला, भद्र पशु बोला। क्यों बोला, क्योंकि भद्र पशु जो है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य इसलिए है क्योंकि वह स्वयं से क्या करता है, प्रेम करता है, और दूसरों के प्रति वह सिंपैथी रखता है या सहानुभूति रखता है, जिसके कारण से रूसो ने इसे भद्र पशु कहा। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि भ्रष्ट कला के कारण वह बुरा बन जाता है। वैसे रूसो ने बताया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, अच्छा होता है, भोला भाला होता है, शांतिप्रिय है, लेकिन तर्क, विज्ञान, कला, नैतिकता, ये सारी चीजों के विकास के कारण, संपत्ति के विकास के कारण मनुष्य जो है भ्रष्ट बन जाता है। उसका चरित्र कैसा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, या उसका स्वभाव बुरा बन जाता है। आगे देखते हैं। That is, Rousseau has used the term noble savage for the idle man of the state of nature. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। This man was a noble savage because he had love for himself and sympathy for the others. ठीक है, रूसो ने मैन को नोबल सॉवेज क्यों बोला, नोबल सॉवेज इसीलिए बोला क्योंकि वो क्या करता है, अपने आप से क्या करता है, लव करता है, और दूसरों के लिए उसके पास सिंपैथी है। इसीलिए क्या है, रूसो का मानव जो है वो नोबल सॉवेज है। मैन इज नॉट बैड बाय नेचर। रूसो कहता है कि मैन जो है नेचर से बैड नहीं होता, प्रकृति से बुरा नहीं होता, बल्कि बट बिकम्स बैड ड्यू टू करप्ट आर्ट। लेकिन रूसो कहता है कि करप्ट आर्ट के कारण, भ्रष्ट कला के कारण, है ना, साइंस के कारण, इन सब के कारण क्या होता है, वह बुरा बन जाता है बाद में। अब देखते हैं, संसार में पाए जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि जो है भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की क्या है, उत्पत्ति है। अब देखो, रूसो कह रहा है कि संसार में जो पाप पाया जाता है, जो भ्रष्टाचार या करप्शन होता है, जो लोग जो हैं दुष्ट हैं, ना एविल हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि समाज की क्या है, सामाजिक संस्थाओं, भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति से हो रहा है ऐसा, है ना। रूसो कह रहा है कि समाज की संस्था जो है भ्रष्ट हो चुकी है, लालची हो चुकी है, समाज की संस्थाओं का पतन हो चुका है, इसीलिए व्यक्ति क्या हो चुका है, पापी हो चुका है, भ्रष्टाचारी हो चुका है, और उसके अंदर दुष्टता का विचार आ गया है। तो मनुष्य के बुरे स्वभाव का कारण क्या है, भ्रष्ट सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है। अब भ्रष्ट सामाजिक संस्थाएं क्यों आती हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तर्क आ चुका है, विज्ञान आ चुका है, कला आ चुका है, संपत्ति आ चुका है। इसके कारण क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर तर्क आ जाता है तो वो तर्क से अब वो प्राकृतिक अवस्था से निकलना चाह रहा है। तर्क के माध्यम से लोगों ने समझौता किया,
समझौता करके एक ऐसी सामाजिक संस्था या एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें क्या फैला हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बहुत ज्यादा असमानता फैली हुई है। तो इसी संदर्भ में रूसो ने बोला कि लोगों के अंदर जो पाप है, जो भ्रष्टाचार है, वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि एक भ्रष्ट सामाजिक संस्था की उत्पत्ति हो चुकी है। अब देखो, रूसो मानव स्वभाव की दो प्रमुख नियामक प्रवृत्तियां बताता है। रूसो कह रहा है कि मानव स्वभाव के अंदर दो रेगुलेटरी टेंडेंसीज होती हैं। एक होती है मनुष्य के अंदर कि वह अपने आप से प्रेम करता है और अपने आप या आत्मरक्षा की भावना उसके अंदर पाई जाएगी। दूसरा कहता है कि वह आत्मरक्षा के प्रेम के साथ साथ मनुष्य के अंदर जो है सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना भी पाई जाती है। तो रूसो ने मानव के अंदर कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो दो बताई हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। पहला, आत्म प्रेम, यानी मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है। ये पहला जो है मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। दूसरी प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सहानुभूति या सिंपैथी। ठीक है, तो दो चीजें हैं ये, इसको याद रखेंगे आप। फिर आगे रूसो कहता है यह दोनों भावनाएं क्या हैं? दोनों भावनाएं जो हैं शुभ हैं, या दोनों भावनाएं अच्छी हैं, इसलिए मनुष्य भी क्या है? स्वभाव से अच्छा है। देखो, रूसो ने मनुष्य को स्वभाव से बुरा नहीं माना है। रूसो का मनुष्य जो है एक नोबल नोबल सॉवेज की तरह है, एक भद्र पशु की तरह है, एक अच्छा मनुष्य है। लेकिन जब वह प्राकृतिक अवस्था में था तब वह अच्छा है। जैसे ही वह प्राकृतिक अवस्था से एक नागरिक समाज में आता है, या कहने एक समझौते के द्वारा सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति होती है, तो सामाजिक समझौता ही क्या है? या सामाजिक संस्थाएं ही भ्रष्ट हैं, जिससे मनुष्य के अंदर पाप, दुराचार, भ्रष्टाचार ये सब क्या होता है? फैलता है। तेरे मेरे की भावना फैलती है ना? इन सब चीजों के कारण मनुष्य का स्वभाव क्या जाता है? बुरा बन जाता है। लेकिन वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रूसो के मनुष्य का स्वभाव कैसा है, तो सीधा साधा है रूसो का मनुष्य, भोला भाला है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक तो प्रेम और आत्मरक्षा की भावना पाई जाएगी, और दूसरों के प्रति क्या है? वो सहानुभूति रखता है। लेकिन हॉब्स का मनुष्य कैसा था? हॉब्स का मनुष्य स्वार्थी था, लालची था, है ना? ये सब हॉब्स के मनुष्य में थे। वहीं पर लॉक लॉक का मनुष्य कैसा था? लॉक का मनुष्य जो था वो शांति प्रिय था, विवेकशील था, तार्किक व्यक्ति था। ठीक है, यहां पर दो टेंडेंसीज पाई जाएंगी, सेल्फ लविंग फॉर सेल्फ डिफेंस, ऑफ सेल्फ डिफेंस। दूसरी है सिंपैथी और फीलिंग और म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, बोथ दीज फीलिंग आर गुड, हेंस मैन इज ऑल्सो गुड बाय नेचर। इसीलिए मनुष्य क्या है? स्वभाव से अच्छा है। उसके अंदर दो कारण ऐसे पाए जाते हैं, दो प्रवृत्तियां ऐसी पाई जाती हैं जो मनुष्य को अच्छा बनाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? आत्म प्रेम और सहानुभूति दूसरों के प्रति। अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनाने के चांसेस यहां से बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आप गलतियां करने या गलतियां बहुत ज्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, रूसो आगे कहता है कि रूसो का कहना है कि इन दोनों भावनाओं में क्या होता है? कभी कभी संघर्ष भी हो जाता है। यानी आत्मरक्षा और दूसरों के प्रति सहानुभूति में रूसो कह रहा है कभी कभी जो है स्वाभाविक रूप से संघर्ष होना क्या है? लाजमी है। अतः इन दोनों भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य क्या करता है? एक नई भावना या अंतःकरण करती है, जो दोनों भावनाओं में समझौते या सामंजस्य के कारण उत्पन्न होती है। देखो, रूसो कह रहा है कि कभी कभी जो है प्रेम, आत्म प्रेम और सहानुभूति में क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है इन दोनों में। ठीक है, या आत्मरक्षा या सहानुभूति में क्या होता है? कभी कभी संघर्ष हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कभी कभी अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे के प्रति जो उसका सहानुभूति है वो उससे बचाने की कोशिश करता है अपने आप को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रूसो कह रहा है कि अगर हमें इन दोनों भावनाओं में, यानी सहानुभूति और आत्मरक्षा, है ना, या आत्म प्रेम, इन दोनों में अगर सामंजस्य बैठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण को अपनाना पड़ेगा, यानी कि इंट्यूशन को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इंट्यूशन को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों भावनाओं में क्या हो जाए? सामंजस्य आ जाए। क्योंकि दोनों भावनाओं में सामंजस्य आएगा तभी जो है मनुष्य क्या बनेगा? एक अच्छा इंसान बनेगा या एक अच्छा मानव बनेगा। अगर दोनों भावनाओं में संघर्ष होता रहेगा हमेशा, तो ये मनुष्य अच्छा कभी नहीं बन सकता। अब देखिए, अंतःकरण एक नैतिक शक्ति है जिसका मार्गदर्शन कौन करता है? विवेक नामक शक्ति करती है। देखो, लेकिन रूसो ने विवेक का क्या किया है? विवेक का समर्थन नहीं किया है। समर्थन नहीं किया है। रूसो ने विवेक का क्या किया है? विरोध किया है। लेकिन रूसो पूर्णतः विवेक का विरोध नहीं करता। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि रूसो ने विवेक को माना ही नहीं। रूसो ने विवेक का विरोध किया है, लेकिन पूर्णतः विरोध नहीं किया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। रूसो सेज दैट
इट इज अ natural for those emotions to sometimes conflict, so the task of reconciling these two emotions is done by the new emotion called conscience या institution, इसको बोल लें intuition, which arises due to agreement or harmony between the two emotions. Conscience या intuition is a moral power which is guided by the power of the prudence. ठीक है, तो इंट्यूशन क्या है, अंतःकरण क्या है, एक नैतिक शक्ति है जिसका मार्गदर्शन कौन करता है, विवेक करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे बोल्ड करके लिखा गया है कि लेकिन रूसो ने विवेक की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया है, अंतःकरण यानी इंट्यूशन पर ज्यादा बल दिया है। अंतःकरण का मतलब क्या होता है, आपके मन में चल रहा होगा, अंतःकरण का मतलब है कि आपकी आत्मा क्या कहती है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो अपने अंतर्मन से सोचते हैं उसी को क्या बोलता है, इंट्यूशन या अंतःकरण। अंतःकरण पर अधिक बल देने के कारण रूसो को विवेक विरोधी या रोमांचकारी भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो रूसो जो है अंतःकरण पर ज्यादा बल देता है, इसी कारण इसको विवेक का विरोधी भी कहा जाता है। रूसो के अनुसार बुद्धि भयानक है क्योंकि श्रद्धा को कम करती है। रूसो कह रहा है बुद्धि आने से क्या होता है, लोगों के जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना है वो कम हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है। ठीक है, तो रूसो क्या है, बुद्धि का विरोधी है, ज्ञान का विरोधी है, तर्क का विरोधी है ना, क्योंकि रूसो कह रहा है तर्क आने से, विवेक आने से, विज्ञान आने से, कला आने से, संपत्ति आने से व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है। रूसो क्या कह रहा है, बुद्धि भयानक है क्योंकि यह श्रद्धा को क्या करती है, कम करती है। विज्ञान क्या है, विनाशक है, क्यों, क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है विज्ञान। और विवेक क्या है, बुरा है क्योंकि वह नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में क्या करता है, विवेक तर्क वितर्क को प्रधानता देता है। ठीक है, तो ये विज्ञान का विरोधी है, विवेक का विरोधी है, बुद्धि का विरोधी है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को प्रतिभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यक्ति की जो पूर्व मान्यताएं थी उनको नष्ट करने का काम करते हैं ये सारे लोग। चलिए, बट रूसो हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू द इंट्यूशन देन रीजन। ठीक है, विवेक की तुलना में इंट्यूशन को क्या करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ड्यू टू गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू कंसाइज, रूसो इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी कंसाइंस और थ्रिलर, THRILLER, ठीक है, थ्रिलर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रूसो क्या कहता है, इंटेलिजेंस इज अ डेंजरस, कह रहा है इंटेलिजेंस क्या है, डेंजरस है। बिकॉज क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये क्या करती है, इट रिड्यूसेस फेथ, यह विश्वास को, यह फेथ को कम करती है। साइंस इज डिस्ट्रक्टिव, साइंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, क्यों है, क्योंकि यह क्या करता है, यह डिस्ट्रॉय करता है फेथ को, है ना, यह विश्वास को डिस्ट्रॉय करता है, यह विश्वास को समाप्त करता है। एंड कंसाइंस इज अ बैड, है ना, और विवेक क्या है, बुरा है, क्यों बुरा है, बिकॉज इट गिव्स प्रायोरिटी टू रीजनिंग एंड डिबेट्स एज अपोज्ड टू मोरल इंट्यूशंस। ठीक है, विवेक इसलिए बुरा है क्योंकि यह क्या करता है, इंट्यूशंस का विरोध करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब वैसे रूसो में, वैसे अगर बात की जाए तो रूसो पूर्ण विवेक का विरोध नहीं करता, वह मानव व्यक्तित्व के विकास में विवेक को उचित स्थान तो प्रदान करता है लेकिन उसे असीमित अधिकार विवेक को नहीं देता है ना। रूसो कहता है कि मानव के विकास में विवेक का योगदान है, क्योंकि इंट्यूशन को, अंतःकरण को रास्ता कौन दिखाता है, अंतःकरण को रास्ता दिखाने का काम विवेक ही करता है वास्तव में, है ना। अगर हम अपने दिल से कोई बात सोचते हैं कि यार हमारा दिल कहता है कि ये चीज सही है ना, तो लेकिन विवेक का जब हम यूज करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब लॉजिकल चीजें करते हैं कि नहीं यार दिमाग से हमें काम लेना है, तो विवेक से काम लेना है। ठीक है, तो जो रूसो का मनुष्य है, रूसो का मनुष्य कैसा है, वो अंतःकरण यानी दिल से सोचने वाला मनुष्य है। लेकिन जैसे जैसे रूसो के मनुष्य में विवेक आ जाता है, जैसे जैसे वह बुद्धि से सोचने लग जाता है, वह एक भ्रष्ट प्राणी बनने लग जाता है। ठीक है, तब उसके मन में विचार क्या होते हैं, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति के विचार थे। दूसरों के प्रति सहानुभूति के विचार रूसो के मनुष्य में तब थे जब वह जो है अपने दिल से सोचता था, अपने अंतःकरण से सोचता था। लेकिन जैसे जैसे रूसो के मनुष्य में विवेक का ज्ञान होता चला गया,
विज्ञान का विकास होता चला गया, तो वह अब दूसरों के प्रति जो सहानुभूति की भावना थी प्राकृतिक अवस्था में, अब वह सहानुभूति की अवस्था को, या सहानुभूति की भावना को अब क्या करेगा, वो छोड़ देगा। इसी से क्या होगी, इसी से तेरे मेरे की भावना उत्पन्न होगी, विवेक के कारण, रीजन के कारण, तर्क के कारण। ठीक है, रूसो के अनुसार जब आत्म प्रेम दंभ में बदल जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, रूसो कह रहा है जब आत्म प्रेम, जब मनुष्य अपने आप से आत्म प्रेम करता है, अपने आत्मरक्षा की बात करता है, और जब उसी का आत्म प्रेम उसके दंभ में बदल जाता है, यानी उसकी वैनिटी में चेंज हो जाता है, या उसके घमंड में बदल जाता है, तभी तब व्यक्ति क्या हो जाता है, तब जो व्यक्ति है वो एक पथभ्रष्ट प्राणी बन जाता है, या एक अनैतिक व्यक्ति बन जाता है, एक अनैतिक व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, या पथभ्रष्ट प्राणी बन जाता है। Although Rousseau does not oppose the prudence completely, he gives prudence a proper place in the development of human personality, but does not give unlimited rights. ठीक है, लेकिन वह रीजन को, विवेक को अनलिमिटेड राइट्स नहीं देता। According to Rousseau, when self-love turns into the vanity, the person goes astray. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं, रूसो ने तर्क का क्या किया है, विरोध किया है। तर्क का, विवेक का, विज्ञान का, कला का, संपत्ति का, इन सब का रूसो ने क्या किया है, विरोध किया है, क्योंकि इन्हीं कारण से मनुष्य क्या होता है, पथ भ्रष्ट होता है। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य का जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता थी, जो मनुष्य के अंदर प्राकृतिक अवस्था में जो इंट्यूशन बने हुए थे, वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। चलिए, रूसो ने लिखा है कि चिंतनशील या तर्कशील मानव क्या है, एक पतित या दुराचारी पशु के समान है। क्योंकि जब व्यक्ति तर्क करने लग जाता है, जब व्यक्ति विज्ञान का सहारा लेता है, जब व्यक्ति विवेक और चिंतन के माध्यम से यह पता करता है क्या सही है क्या गलत, तब वह क्या हो जाता है, एक पतित या एक दुराचारी पशु के समान हो जाता है ना। इसीलिए रूसो ने कहा कि तर्क का विरोध किया इसने, है ना, क्योंकि तर्क ने क्या करा, तर्क मनुष्य को एक भ्रष्ट बना रहा है। रूसो कहता है तर्क आत्मकेंद्रीयता पैदा करता है और चिंतन इसे मजबूत करता है। तर्क मनुष्य को खुद के खिलाफ क्या करता है, खड़ा कर देता है। देखो, अभी तक जो रूसो कह रहा है कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था तब वो, उसके पास तर्क नहीं था, उसके पास विवेक नहीं था, है ना, उसके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था, उसके पास अंतःकरण की शक्ति थी। अंतःकरण, उसके पास इंट्यूशन था, है ना। जब इंट्यूशन था तभी तो वह यह पता कर रहा है दूसरों के प्रति, उसके दूसरों के प्रति परोपकार की भावना कैसे आ रही है, इंट्यूशन से आ रही है, उसके दिल से आ रही है। लेकिन जब उसने अपने विवेक से सोचना शुरू कर दिया, जब उसने तर्क से सोचना शुरू कर दिया, तब उसने सोचा यार मैं इसकी सहायता क्यों करूंगा, मैं दूसरों की परोपकार क्यों करूंगा, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं तो अपना घर बनाऊंगा, मैं तो अपनी संपत्ति बनाऊंगा, है ना। जब मनुष्य ने तर्क करना शुरू किया, तब जो मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना थी ना, जो सिंपैथी की भावना थी, वो नष्ट हो गई। Rousseau also opposed reason. Rousseau wrote that the reflective or rational man is like a degenerate wicked animal. Rousseau wrote that reason creates egocentrism and reflection strengthens it. Reason turns man against himself. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, जितने भी बोल्ड करके लिखे हैं आपको याद करना है। देखिए, आप जब नोट्स बनाएं तो ये बोल्ड पॉइंट, रेड पॉइंट, इनको ज्यादा से ज्यादा ऐड करने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये तो हमने देखा मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार। अब अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम देखेंगे रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी क्या विचार थे, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में क्या माना है, कैसे माना है, उन सारी चीजों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था कितने चरण बताए हैं, फिर उसके बाद इस सारी चीजों को पढ़ेंगे, फिर आगे की पीपीटी बनाऊंगा कल, तो फिर आगे क्लासेस और होंगी। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।